हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है विद्युत रासायनिक सेल। ये विद्युत रासायनिक सेल क्या है? वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे, विद्युत रासायनिक सेल कहलाती है। वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्जन कर दे, वो विद्युत रासायनिक सेल कहलाती है। इन सेलों में ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया होती है, जिससे इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होने से धारा प्रवाहित होती है। हम विद्युत रासायनिक सेल के एक बेहतरीन उदाहरण को पढ़ते हैं, जिसका नाम है डैनियल सेल, जिसे गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। यह सेल हमने लास्ट ईयर 11th क्लास में भी पढ़ा था और बहुत उसी शब्दों में हम इस साल पढ़ेंगे। डैनियल सेल में दो प्रभाग होते हैं। एक प्रभाग में Zn धातु की छड़ ZnSO4 के विलयन में और दूसरे प्रभाग में Cu धातु की छड़ CuSO4 के विलयन में डूबी हुई होती है। एक प्रभाग में Zn धातु की छड़ ZnSO4 के विलयन में और दूसरे प्रभाग में Cu धातु की छड़ CuSO4 के विलयन में डूबी हुई होती है। दोनों विलयनों में आयनों का प्रवाह बना रहे, इसके लिए लवण सेतु जुड़ा होता है। सेतु माने ब्रिज, जो एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाता है। लवण सेतु के रूप में एक यू आकार की उल्टी की हुई नलिका है, जिसमें KCl अथवा KNO3 जैसा अक्रिय पदार्थ भरा हुआ होता है और इस नलिका के दोनों सिरों पर रुई की डांट लगी हुई होती है, जिससे भरा हुआ पदार्थ फैल नहीं जाए। ध्यान दें मैं क्या कह रहा हूं। हमारे पास यू क्या होता है, हम दो इस सेल में दो प्रभाग होते हैं। एक प्रभाग में Zn धातु की छड़ को ZnSO4 के विलयन में और दूसरे प्रभाग में Cu धातु की छड़ को CuSO4 के विलयन में डुबोकर रखा जाता है। दोनों प्रभागों के विलयनों को लवण सेतु की सहायता से जोड़ दिया जाता है। लवण सेतु एक यू आकार की नलिका होती है, जिसमें KCl अथवा KNO3 जैसा अक्रिय पदार्थ भरा हुआ होता है। जब अपन इनकी दोनों चालक छड़ों को बाह्य एक तार द्वारा जोड़ते हैं, तो बाह्य परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। यहां हमने बाह्य परिपथ में गैल्वेनोमीटर भी लगा दिया। गैल्वेनोमीटर माने धारा मापी, जो यह अगर इसकी सुई में विक्षेप आता है तो हमें पता लगता है कि परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है। इस सेल में हम Zn धातु की छड़ को ZnSO4 के विलयन में डुबोकर रखा है, इसीलिए Zn और Zn+2 के मध्य साम्य स्थापित हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार कॉपर धातु की छड़ को Cu+2 के विलयन में डुबोकर रखा है, इसलिए Cu व Cu+2 के मध्य साम्य स्थापित हो जाएगा। Zn धातु की छड़ को ZnSO4 के विलयन में डुबोकर रखा गया है, अतः Zn व Zn+2 के मध्य साम्य स्थापित हो गया। Cu व Cu+2 के मध्य साम्य स्थापित हो गया। Zn व Zn+2 के मध्य साम्य स्थापित हो गया और Cu व Cu+2 के मध्य साम्य स्थापित हो गया। प्यार की बात है, समझने की बात है, बड़े आराम से समझेंगे। अब Zn धातु
Cu की तुलना में धनी है, अधिक धनी है। Zn धातु Cu धातु की तुलना में अधिक धनी है, अतः Zn इलेक्ट्रॉन त्यागने की स्पर्धा में अग्रणी रहती है, Zn और Zn+2 के बीच में साम्य स्थापित हो जाता है, Cu और Cu+2 के मध्य साम्य स्थापित हो जाता है। अब दोनों में कंपटीशन होता है कि कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। अब दोनों तो इलेक्ट्रॉन त्यागने से रहे, सेल के प्रोसेस में एक क्षण को इलेक्ट्रॉन त्यागने होंगे और एक को ग्रहण करने होंगे। तो Zn धातु Cu धातु की तुलना में धनी है, अतः Zn इलेक्ट्रॉन त्यागने की स्पर्धा में अग्रणी रहती है, इसलिए Zn की छड़ द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। मैं कहना चाहता हूं Zn की छड़ पर 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर Zn+2 बनता है और कॉपर की छड़ पर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर बनता है। यहां ऑक्सीकरण हो रहा है और यहां अपचयन हो रहा है। यहां ऑक्सीकरण हो रहा है, यहां अपचयन हो रहा है। क्योंकि Zn की छड़ पर ऑक्सीकरण हो रहा है, इसीलिए यह एनोड का कार्य करती है और कॉपर की छड़ पर अपचयन हो रहा है, इसीलिए कैथोड का कार्य करती है। एक क्षण पर ऑक्सीकरण हो रहा है और एक क्षण पर अपचयन हो रहा है। प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया को अर्ध सेल अभिक्रिया कहते हैं। प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया को अर्ध सेल अभिक्रिया कहते हैं। अब दोनों इलेक्ट्रोडों पर कौन सी क्रिया होगी, मिलाकर लिखेंगे तो Zn प्लस Cu+2+2 इलेक्ट्रॉन, Zn+2 प्लस कॉपर+2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गए। Zn प्लस Cu+2 रिवर्सिबल Zn+2 प्लस कॉपर, यह क्रिया होगी। इसे नेट सेल क्रिया कहते हैं। ध्यान दिए मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं। Zn की छड़ पर Zn Cu की तुलना में अधिक धनी है। Zn 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर Zn+2 बना लेती है और कॉपर की छड़ पर अपचयन होता है। तो जहां Zn की छड़ पर ऑक्सीकरण हो रहा है वो एनोड का काम करेगी और कॉपर की छड़ पर अपचयन हो रहा है वो कैथोड का काम करेगी। प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया को अर्ध सेल अभिक्रिया कहते हैं और दोनों इलेक्ट्रोडों पर होने वाली कुल क्रिया को नेट सेल क्रिया कहते हैं। नेट सेल क्रिया निकल गई। Zn Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन, Zn+2 Cu 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गया। Zn प्लस Cu+2 रिवर्सिबल Zn+2 प्लस Cu। ये हमारे पास क्या आ गया भैया जी, एनोड और कैथोड की क्रियाओं के साथ पूर्ण सेल क्रिया आ गई, नेट सेल क्रिया आ गई। अब हम आपको एक बात बताते हैं। Zn की छड़ द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागे गए हैं और कॉपर की छड़ द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं। तो Zn की छड़ ने जो इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं वो बाह्य परिपथ से कॉपर की छड़ पर जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहे हैं, एनोड से कैथोड की तरफ। इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे हैं, एनोड से कैथोड की तरफ।
तो धारा किधर बहेगी, बिल्कुल उल्टा बहेगी, कैथोड से एनोड की तरफ। अब इस सेल का निरूपण कैसे करते हैं, इस सेल का निरूपण कैसे करते हैं। Zn धातु की छड़ को अपन ने ZnSO4 के विलयन में डुबोकर रखा, जिसकी सांद्रता माना C1 थी। ये दो डंडे लगाए, दो डंडे लवण सेतु को दर्शाते हैं। Cu धातु की छड़ को CuSO4 के विलयन में डुबोकर रखा, C2 लगाया, यह माइनस हो गया, यह प्लस हो गया। या करके अपन लिख रहे हैं Zn ओब्लिक, इसे ZnSO4 ना लिखकर सिर्फ Zn+2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे काम तो Zn+2 आयन आए हैं ना। दो डंडे Cu+2, ये दो डंडे किसको दर्शा रहे हैं, लवण सेतु को। C1 क्या है, ZnSO4 के विलयन की सांद्रता। C2 क्या है, CuSO4 के विलयन की सांद्रता। ये हमने आपको डैनियल सेल का निरूपण भी समझाया। एक होता है मानक डैनियल सेल, क्या होता है, मानक डैनियल सेल। डैनियल सेल की मानक परिस्थिति सुनिए, मानक डैनियल सेल, अगर दोनों प्रभागों के विलयनों की सांद्रता इकाई हो तो उसे मानक डैनियल सेल कहते हैं, मानक डैनियल सेल कहते हैं। तो अपन सांद्रता इकाई रख दें, Zn ओब्लिक ZnSO4 1m, दो डंडे 1m CuSO4 Cu प्लस माइनस, या Zn+2 1m, दो डंडे Cu+2 1m Cu प्लस माइनस। तो ये हमारा मानक डैनियल सेल हो गया। क्या हो गया भैया, हमारा मानक डैनियल सेल, यानी दोनों प्रभागों के विलयनों की सांद्रता इकाई हो। एक बार सारी कहानी को पुनः समझिए। हम आपके लिए पढ़ा रहे हैं विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है। इसमें ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया होती है। इस सेल की बनावट में दो प्रभाग होते हैं। एक प्रभाग में Zn धातु की छड़ को ZnSO4 के विलयन में और दूसरे प्रभाग में Cu धातु की छड़ को CuSO4 के विलयन में डुबोकर रखा जाता है। दोनों प्रभागों के विलयनों को लवण सेतु की सहायता से जोड़ दिया जाता है। लवण सेतु एक U आकार की नलिका है, जिसमें KCl या KNO3 जैसा पदार्थ भरा हुआ होता है। इसके दोनों तरफ रुई की डांट लगी हुई होती है, और जब अपन धारा प्रवाहित करते हैं, जब अपन आवेश प्रवाहित करते हैं, तो Zn से कॉपर की तरफ तो Zn छड़ Zn और Zn+2 के मध्य साम्य स्थापित हो जाता है। इसी तरह से कॉपर और कॉपर+2 के मध्य साम्य स्थापित हो जाता है। Zn धातु इलेक्ट्रॉन त्यागने की स्पर्धा में अग्रणी है, इसलिए Zn की छड़ पर इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं और कॉपर की छड़ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। Zn की छड़ पर इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, कॉपर की छड़ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। फिर एक बात बता देना चाहता हूं, Zn और कॉपर के अलावा एक बात बता देना चाहता हूं। क्या बात बता रहा हूं कि Zn की छड़ पर ऑक्सीकरण हो रहा है, इसलिए एनोड का काम करेगी। कॉपर की छड़ पर अपचयन हो रहा है, इसीलिए एनोड कैथोड का काम करेगी। प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया को अर्धशैल अभिक्रिया कहते हैं, और दोनों इलेक्ट्रोडों पर होने वाली कुल क्रिया को नेट शैल क्रिया कहते हैं।
और डैनियल सेल का निरूपण इस प्रकार किया जाता है। जब मानक डैनियल सेल होगा तो सांद्रता 1m आ जाएगी। ये डैनियल सेल हो गया। एक बात और बताना चाहता हूं कि डैनियल सेल का विद्युत वाहक बल 1.08 वोल्ट होता है, जिसे जनरली 1.10 वोल्ट भी कह दिया जाता है। तो ये हमारा डैनियल सेल का टॉपिक हो जाता है पूरा।